हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो याद रखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम छत्रपति शाहू जी महाराज जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे हैं। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, जिसका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपका जो पार्ट ए होता है ये हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है और पार्ट ए आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हर एक एक टॉपिक पर आपको मॉक टेस्ट मिलता है एंड रिवीजन पीडीएफ भी मिलती है, जिसे हम कहते हैं 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ। ये आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब प्रीवियसली जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे उनमें कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप पर भी जाके सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से डायरेक्टली जाकर हमारे ऐप पर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। What kind of questions are designed to permit a free response from the subject but do not provide or suggest any structure for the respondent's reply? किस प्रकार के प्रश्न विषय से मुक्त प्रत्येका की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं लेकिन उत्तरदाताओं के उत्तर के लिए कोई संरचना प्रदान या सुझाव नहीं देते हैं? सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रकार के प्रश्न जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होंगे आपके, वो स्ट्रक्चर नहीं होंगे। यानी इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, वो जो प्रश्न होते हैं, जो उनके उत्तर होंगे, उस प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो संरचना या सुझाव नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। जैसे
मान लीजिए एक शोधकर्ता है जो रिसर्चर है, जिसे हम रिसर्चर कहते हैं। रिसर्चर को लोगों से कुछ रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, यानी जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उनको अपनी जनसंख्या में से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स लेना है। सो यहाँ पर रिसर्चर को कुछ रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर लोग जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई पेपर लिख रहे हो, उसमें आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता है, बल्कि आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर में, यानी उस प्रश्न के उत्तर में। अब बता रहे हैं यहाँ पर हमें जो रिस्पोंडेंट है सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर करेगा, यानी लॉन्ग आंसर करेगा उस प्रश्न का, और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर एक ही आंसर राइट होगा ऐसा नहीं कह सकते हम। यानी जैसे एमसीक्यूज टाइप, जैसे मान लीजिए जो अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें ये हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आंसर मार्क करना होता है जो आके आपके करेक्ट आंसर होगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। और जो अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हैं, आपके चॉइस आगे रख सकते हैं, आपके वर्ड ऑफ चॉइस आगे रख सकते हैं, आपको जो लगता है, आपकी जो इच्छा है, आप वो आगे बता सकते हो। सो वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप आपके जो रिप्लाई होते हैं, जो रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स होता है, फ्रीली रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म का आपको रिव्यू देना है, अब कोई रिसर्चर है, कोई फिल्म का रिव्यू ले रहा है, तो यहाँ पर अगर फिल्म का रिव्यू कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि उस फिल्म में आपको उस फिल्म की क्वालिटी कैसे लगी, एक्ट्रेस की एक्टिंग कैसी थी, तो आप यस नो फॉर्म में तो आंसर नहीं दे सकते, आप उसको डिस्क्राइब करोगे, आप उसको बताओगे कि इस एक्टर की एक्टिंग अच्छी थी, ये क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी पिक्चर की, और एक्शन सीन्स ऐसे थे, ऐसे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप आपकी ओपिनियन को आगे रखते हो, तो उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी तरीके से ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? याद रखिएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक ही ऑप्शन को राइट करना होता है, एक ही ऑप्शन को चुनना होता है जो कि सही है। उसी तरीके से फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी क्या होते हैं? एक ही आंसर उसमें राइट होता है और एक रॉन्ग हो जाएगा। सो एक ही आंसर जब राइट होता है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस यानी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, लेकिन हमें नॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके ये स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अगला प्रश्न, Which of the following is correct about exploratory research? अन्वेषी शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है अबाउट अन्वेषी शोध। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यू फिक्शन, मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य सूचना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन बी का मतलब है कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम न्यू फिक्शन को जनरेट कर सके। फिक्शन का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिक्शन जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे कोई स्टोरी है जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये इमेजिनेशन से क्रिएट की गई, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो इमेजिनेशन की बेसिस पर क्रिएट करी गई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई चीजों को इमेजिनेशन के बेसिस पर नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम इमेजिनेशन को नहीं जनरेट करते हैं, कोई न्यू फिक्शन को नहीं बताते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज कंडक्टेड टू गेट न्यूमेरिकल डेटा। तो नो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते, इसीलिए नहीं कंडक्ट की जाती है ताकि हमें न्यूमेरिकल डेटा मिले, मतलब इसके अंकीय डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कोई अंकीय डेटा, मतलब कोई न्यूमेरिकल डेटा को प्राप्त करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम न्यूमेरिकल डेटा को गैदर करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट नहीं करवाते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, इट इज कंडक्टेड टू सीक ज्योग्राफिकल डेटा, मतलब इसके
भौगोलिक डेटा की तलाश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ज्योग्राफिकल डेटा से करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कंडक्ट करवाते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है जिसमें आप ज्योग्राफिकल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप कंडक्ट करवाते हैं टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो ऐसे टर्म्स, जो ऐसे फिनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जो क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। तो आपको एम्बिग्विटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसे फेनोमेना, ऐसे टर्म्स जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा फेनोमेना जो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं। इसीलिए आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करवाया जाता है ऐसे फेनोमेना को रिजॉल्व करने के लिए जो कि वेल डिफाइंड नहीं हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका प्रयोग संदिग्धता निवारण हेतु किया जाता है। सो याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम कंडक्ट करवाया जाता है, इसका यूज होता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है बिकॉज ऐसे फेनोमेना जो कंफ्यूजिंग है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उनको डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Here option A is the right answer. It is conducted to resolve ambiguity. Next, which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। सो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब कि शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप
फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है? फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शोध प्रारूप डिजाइन का मुख्य कार्य है। मेन टास्क ऑफ रिसर्च डिजाइन इज। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, आपके जो रिसर्च डिजाइन होती है, शोध प्रारूप होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसका मेन टास्क क्या होता है, और रिसर्च डिजाइन का मेन टास्क हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, और आपके जो शोध प्रारूप है इसका मुख्य कार्य हमें किस विकल्प में दिया गया है, हमें यह पता लगाना है। सो रिसर्च डिजाइन, आपकी जो शोध प्रारूप है, ये होती क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम रिसर्च में ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप प्लानिंग करते हो, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो कि आप किस तरीके से आपकी जो रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करोगे, आप किस तरीके से रिसर्च परफॉर्म करोगे, आप आपकी जो शोध है उसमें किस तरीके से हर एक कार्य को निभाओगे, आप सारी चीजें आपके शोध प्रारूप में बता देते हो। तो आपकी जो रिसर्च डिजाइन होती है, इसमें आप प्लानिंग करते हो बेसिकली कि आप आपके रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से रिसर्च में आप सैंपल सेलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप सैंपल लोगे, और किस वे से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, आप रिसर्च में जो जो चीजें आप करने वाले हो, सारी चीजें आप रिसर्च डिजाइन में बता देते हो। तो याद रखिएगा, शोध प्रारूप जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं रिसर्च में, जिसमें आप हर एक चीज में प्लानिंग कर लेते हो, आपके रिसर्च में आप किस तरीके से सारी चीजें करने वाले हो, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, आपकी जो रिसर्च की समस्या होती है, आपकी जो शोध की समस्या होती है, उसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो, उसकी सारी आप प्लानिंग बता देते हो। सो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन और शोध प्रारूप। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, टू एक्सप्लेन हाउ रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा, इसकी व्याख्या करना। मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोध है, शोध की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको करने वाले हो, ये सारा आप बता देते हो आप आपकी शोध प्रारूप में। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा, इसकी व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, किस तरीके से उस प्रॉब्लम का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से उसको हल निकालोगे, ये आप बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से जानकारी हासिल करना। नहीं, रिसर्च डिजाइन का कोई मेन टास्क ये नहीं होता कि आप दूसरों से जानकारी हासिल करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब अन्वेषण के लिए समूह को पहचान करना। नहीं, आप किसी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को आइडेंटिफाई नहीं करते हो रिसर्च डिजाइन में, तो यहाँ पर आपको विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टू अंडरलाइन दी वर्क डन, किए गए कार्य की संख्याकित करना। नहीं, आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हो तो आप प्लानिंग कर रहे हो, अब जो वर्क हो गया आप उस पर तो रिसर्च नहीं करोगे, जो वर्क करा गया है, रिसर्च वर्क डन बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं आप ये रिसर्च डिजाइन में नहीं करते। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टू एक्सप्लेन हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम विल बी इन्वेस्टिगेटेड, शोध समस्या का अनुसंधान कैसे होगा, इसकी व्याख्या करना। अगला प्रश्न, एनोवा वॉज गिवन बाय, एनोवा द्वारा दिया गया था। सो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि एनोवा एनोवा ये किस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये टर्म दिया गया था। सो याद रखिएगा, एनोवा ये R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इस साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1918 में
रोनाल्ड फिशर यानी RA फिशर इस साइंटिस्ट ने एनोवा इस टर्म को लॉन्च किया था। अब एनोवा क्या होता है, याद रखिएगा, एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनोवा किस लिए हम यूज करते हैं, सो याद रखिएगा, एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, जिससे हम ये टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। ओके, जब 2 से ज्यादा आपके पास सैंपल्स होंगे, उनके मीन को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका यूज करोगे। और याद रखिएगा, एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनोवा पर। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस टेस्ट का हम यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये देखना होता है कि ये कंपेयर करना होता है कि 2 से ज्यादा जो सैंपल्स है उनके मीन को कंपेयर करने के लिए। आपके पास अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स ले लिया आपने, उस पर आपने स्टडी परफॉर्म किया, उससे जो आपको मीन मिल रहे हैं आपको उसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अगर जब आपके पास सिर्फ 2 ही सैंपल होते हैं तो उस केस में आप या तो टी टेस्ट का यूज करोगे या तो जी टेस्ट का यूज करते हो। अब आपके पास 2 से ज्यादा सैंपल के मीन है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में आप एनोवा का यूज करोगे। सो एनोवा को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट, यानी टी और जी टेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। टी और जी टेस्ट में हम 2 सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं और उसी का एक्सटेंशन हम एनोवा को कहते हैं, यानी सेम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटेंशन है इसमें, जिसमें हम टी और जी टेस्ट में जो नहीं कर पाते, यानी 2 से ज्यादा मीन को कंपेयर नहीं कर पाते, यही हम एनोवा में करते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा इस टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा, एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनोवा ये किस टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो एनोवा ये टी एंड जी टेस्ट, ये दोनों भी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। और एनोवा वाज गिवन बाय RA फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इन द ईयर 1918। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RA फिशर। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.